गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना नियमों का पालन कर रहे होंगे और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो IMED का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर मैं IMED के कल ले चुका हूँ, ठीक है, जिसमें कि मैं 20 IMED के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ, ठीक है। आप उनको देखिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अगर मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है तो आप उससे भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो IMED के ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। 3rd पार्ट है ये, ठीक है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा द प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क। द प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क को मॉडिफाई करना है। व्हाट इज मीन्स ऑफ वर्क मॉडिफाइंग, आगे देखते हैं, फिर देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क कंटेंट। कंटेंट का मतलब जिसमें कोई चीज़ होनी चाहिए। कंटेंट मतलब जिसके अंदर कोई चीज़ हो, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क कंटेंट टू गिव मोर मीनिंग एंड एन्जॉयमेंट। याद रखना, मीनिंग एंड एन्जॉयमेंट टू द जॉब by involving employees in planning, organizing, control of their work in the term as. What is the mean of this question? इस क्वेश्चन का हिंदी में अगर मतलब निकालें तब निकालेंगे कि ऐसे कौन सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम क्या नाम देते हैं, जिस प्रोसीजर में हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं वो क्या करें, इंजॉय करें। किसको एंजॉय करें? अपनी जॉब को, अपने काम को एंजॉय करें। बाय इन्वॉल्विंग, उनको इन्वॉल्व करते हैं किसमें? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल्स में। यानी मान लीजिए एक वर्कर है, वो किसी एक्स जगह पे काम कर रहा है। मान लो हमारी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, हम अपनी फैक्ट्री पे चलते हैं। वो क्या करता है, एक्स जगह, यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग में काम कर रहा है, रोज काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, इसका काम करने में मन नहीं लगेगा, काम करने नहीं आना चाहेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको एक्स जगह काम कर रहा है और इसको बोलूं कि भाई तू 3 दिन एक्स पे काम करेगा, 3 दिन वाई जगह पे काम करेगा, जहाँ पे बिस्किट्स को निकाला जा रहा है, ठीक है, और 2 दिन तू काम करेगा जहाँ पे बिस्किट्स को बनाया जा रहा है। तो उसका देखो जॉब रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ जॉब रोटेशन, यहाँ पे जॉब का रोटेशन हो रहा है। और अगर यहाँ पे जॉब का रोटेशन होगा किसी कारणवश, तो क्या होगा, उसको नए नए टास्क मिलेंगे, नई नई चीज़ें सोचने को मिलेंगी। एक दिन बोला जाएगा कि तू हमारे सेल्स में रहो, ठीक है, तो इस तरीके से उसको रोज़ रोज़ नया काम मिलेगा और उसके जीवन में नयापन बना रहेगा, जिससे उसको क्या होगा, जॉब करने में वो इन्जॉय फील करेगा, ठीक है। अपनी जॉब में क्या फील करेगा, इन्जॉय फील करेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जॉब इनरीचमेंट। क्या बोलते हैं, जॉब इनरीचमेंट। तो जो समझदार बच्चे होंगे वो केवल इसको नहीं लिखेंगे। समझदार बच्चे क्या करेंगे, समझदार बच्चे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जॉब इनरीचमेंट, और इसमें लिखेंगे जॉब इनरीचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कर्मचारी के कार्य करने के स्थान को थोड़े थोड़े समय के बाद में बदलते रहते हैं, जिससे उसका कार्य में मन लगा रहे, है ना। और जो रट्टू बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, केवल जॉब इनरीचमेंट पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप कौन से बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या रट्टू बच्चे हैं। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है और यहाँ से आपको मैंने ऑप्शन का आंसर भी बताया है,
तो जो बच्चे क्या हो केवल ऑप्शन का आंसर देखेंगे भैया वो केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, वो इस प्रकार के हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको रट्टू बच्चा बनना है या आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सब यहीं से निकलते हैं, इसी क्लास से निकलते हैं, टॉपर भी यहीं से निकलते हैं, फिसड्डी भी यहीं से निकलते हैं, फेल भी यहीं होते हैं, पास भी यहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड वन इज दैट वर्क कॉस्ट इम्प्लाइज। वर्क कॉस्ट क्या होती है? वर्क कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट कार्य करने की एक्सपेंसेस है ना, कार्य करने में जो पैसा लगा है, कार्य करने में जो पैसा लगा है, तो वो क्या होता है? प्राइमरी कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट तो होती है। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कुछ नहीं होती। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? कैपिटल कॉस्ट होती है, जब आप फैक्ट्री बना रहे होते हैं तब लगती है, दैट इज़ द कैपिटल कॉस्ट। उसको हम अभी नहीं देख रहे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि जो वर्क कॉस्ट होती हैं, वर्क कॉस्ट क्या क्या चीज़ का मिश्रण होती है? प्राइमरी कॉस्ट का, यानी आपका जो सामान बनाने में समय लगा, टाइम लगा, मटेरियल लगा, प्लस जो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, उन दोनों को मिला करके बोलते हैं हम लोग क्या? वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट। अब समझदार बच्चे कैसे लिखेंगे? वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, और इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे समझदार बच्चे, है ना। और जो रट्टू बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? इसको ही रट लेंगे बस खाली, है ना। तो जो भी आपकी वर्क कॉस्ट होती है वो क्या होती है? प्राइमरी कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, इन दोनों को क्या है? जोड़ करके बनती है वर्क कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफिकल डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाउ इफिशिएंटली वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क। हम इफिशिएंटली, कितना इफिशिएंटली किसी काम को कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, पिछली बार मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पहली वीडियो में कराया है, वहाँ पर आप देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैंने बताया। दो कंपनियाँ अलग अलग तरीके से बना रही थी दो चीज़ों को, तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला था। तो क्या होता है? द प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर द वेरीफाइंग कंडीशंस और आउटपुट एंड द कॉस्ट इज नोन एज। ब्रेक इवन पॉइंट को कहाँ पर देखते हैं? तो बेटा ग्राफिकल चार्ट बना करके देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक तरीके का ग्राफिकल चार्ट होता है कि हम कितना खर्चा हो रहा है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे होती है कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? प्राइमरी कॉस्ट, और यहाँ पर होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट और प्राइमरी कॉस्ट में क्या होता है? हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी। यस, मैंने मोशन स्टडी बताया था। ये कर्मचारी है, ये एक दिन में कितना काम करता है, ये क्या हो गई? मोशन कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गई? मोशन कॉस्ट। ठीक है, ये कर्मचारी एक्स काम को कितने अच्छे तरीके से करता है, वाई काम को कितने अच्छे तरीके से करता है, जेड काम को कितने अच्छे तरीके से करता है, सुबह में काम कितना अच्छा करता है, शाम को काम कितना अच्छा करता है, खाना खाने के बाद काम कितना अच्छा करता है। यानी इसके काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करने वाली स्टडी को हम बोलते हैं क्या? माइक्रो मोशन स्टडी। अगर ओवरऑल आदमी के कार्य को देखें, ओवरऑल आदमी के काम को देखें, तब क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है आपका मोशन स्टडी। लेकिन अगर हम बात करें उसके कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके हम पढ़ें, तब वो क्या हो जाता है? माइक्रो मोशन स्टडी। समझ में आ गया? समझदार बच्चा होगा तो इसकी डेफिनेशन को कॉपी में नोट कर लेगा। रट्टू बच्चा होगा यहीं वीडियो को देखता रहेगा, थोड़ी देर में भूल जाएगा। हाँ, फैसला आपके हाथ में, आप क्या करने वाले हैं। ठीक है,
क्या होता है द पर्पस ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी, इसका पर्पस क्या होता है? नंबर 1, एसेस द फाइंडिंग आउट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू वर्क, सबसे अच्छा तरीका, काम को करने के सबसे अच्छा तरीका को ढूंढना। क्या हम ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं कि इस काम को इस तरीके से करा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 3 कर्मचारियों को देखा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं, एक्स काम को कैसे करते हैं, ये एक्स काम को 10 मिनट में कर रहा है, ये एक्स काम को 20 मिनट में कर रहा है, ये एक्स काम को 30 मिनट में कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये 10 मिनट में जो काम कर रहा है ये किस तरीके से काम कर रहा है, और दूसरे कर्मचारियों को भी बताएंगे कि आप भी इस तरीके से काम करिए तो आपका समय बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफ़िशेंट वे पता चल जाएगा, सबसे आसान तरीका पता चल जाएगा उस काम को करने का। नंबर 1 बात, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, ट्रेन द इंडिविजुअल ऑपरेटर रिगार्डिंग टू द मोशन इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, भैया हमें ट्रेनिंग देने में भी फ़ायदा मिलेगा कि भैया इसको ट्रेनिंग देनी है, ये काम कितना जल्दी कितना अच्छे से हो रहा है, तो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, है ना। और हमें डेटा कलेक्ट करने में भी मदद मिलेगी। यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। डी इज द राइट आंसर। डी देखिए कैसा आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ ग्रुप इंसेंटिव प्लान? ग्रुप इंसेंटिव प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान क्या होते हैं? प्लान इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? प्रमोशन या अतिरिक्त धन, धन या सुविधा। तो पूरे ग्रुप को मिलने वाला अतिरिक्त धन और सुविधा किस चीज़ का प्लान में आता है? तो बेटा आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे समझने की। हैसले जो होता है, हैसले प्लान के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आप देख लेना। वेजेस के लिए मिलता है, और कौन सा वेजेस? मिनिमम वेजेस के लिए। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये फैक्ट्री मालिकों के लिए फ़ायदेमंद है, ना कि कर्मचारियों के लिए। कौन सा वाला है? हैसले वाला। तो ये तो होगा नहीं, ये टेलर वाला होगा नहीं, ठीक है। क्या है? स्कैनलन प्लान। स्कैनलन प्लान, स्कैनलन प्लान क्या है? ग्रुप इंसेंटिव्स प्लान का एक उदाहरण है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप इंसेंटिव्स प्लान को, ठीक है। ये आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, टाइम टेकन बाय ट्रेन्ड वर्कर to perform an operation while working a steady place is known as। एक ट्रेंड वर्कर है जो अपना काम सही से कर रहा है और जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसे में हमें क्या काम मिलेगा? स्टैंडर्ड काम मिलेगा ना। मैं मान लो मैं एक चुनाई का मिस्त्री हूँ, वैसे हूँ नहीं लेकिन मान लीजिए, और मैं 1 घंटे में 100 ईंटों को लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मौसम अच्छा हो मेरे हिसाब का हो, अब गर्मी है तो मैं 1 घंटे में 90 ही लगा पा रहा हूँ, सर्दी है तो मैं 1 घंटे में 95 ही लगा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मौसम ठीक है तो 1 घंटे में 100 लगाता हूँ मैं। तो मेरी जो इफ़िशेंसी मानी जाएगी, मेरा जो स्टैंडर्ड माना जाएगा वो माना जाएगा 1 घंटे में 100 ईंटें लगाने वाला, अगर कंडीशन सेम है। सेम बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। स्टडी प्लेस है, कंडीशन सेम हो गई, वर्कर कैसा है? ट्रेंड है, तब हमें कौन सा मिलेगा? टाइम। कौन से टाइम में कर देगा वो तो बेटा वो स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर देगा। दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम अप्रोच, ओके। ये कैसा हो गया? स्टैंडर्ड टाइम हो गया। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड टाइम योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। For a small scale industry, the fixed cost price is 5,000 rupees। लगा दो भैया 5,000 रुपीज़, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 20 रुपीज़ एंड सेल प्राइस इज 30 रुपीज़। यानी कॉस्ट पर प्रोडक्ट 20 रुपीज़ और सेल प्राइस कितना हो गया? 30 रुपीज़। द ब्रेक इवन प्रोडक्शन इज, अब ये
क्या होता है बेटा, जो सेल प्राइस होता है, जितने रुपए में सामान बेचा जा रहा है, कलर चेंज कर देता हूँ, 30 रुपये में सामान बेचा गया, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये है, तो ये इतने रुपये में सामान बेचा, इतना रुपया खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपये को इससे डिवाइड कर दीजिए, किससे, ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, फीस FC, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इस फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। तो 500 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, आप एक बार और समझ लीजिए। हमने क्या किया, सेल प्राइस में से माइनस करा किसको, वेरिएबल कॉस्ट को। सेल प्राइस 30 रुपये था, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये थी, आंसर कितना आया, 10। अब ये जो 10 आंसर आया, इसको हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 5000, इस 5000 में 10 से डिवाइड कर दिया, जो कि ये हमारा आंसर आया। जब इसको काटा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50। तो 50 हमारी क्या हो गई, ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ आ गया, ठीक है। ये रहा ब्रेक इवन प्रोडक्शन पर मंथ। इसमें हमने क्या किया, सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, वेरिएबल प्राइस को घटाया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। तो ये 500 आपका राइट आंसर है। इसका फार्मूला मैं आपको आगे लिखा दूंगा। अब बात आती है किसकी, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इस बात का मतलब क्या है, ऐसा प्लान का इवैल्यूएशन करना, किसी कोई प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करने और रिव्यू करने की जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं PERT, ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक क्या करती है, प्रोवाइड्स एन अप्रोच टू कीप द प्लान अप टू डेट, बिल्कुल सही, प्लान को अप टू डेट रखने में हमें फायदा करेगी, बिल्कुल करेगी। PERT की फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, ये डायरेक्ट भी पूछ लेगा, एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ओके। और ये डायरेक्ट पूछ लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा, अप्रोच को अप टू डेट रखेगा, वे ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड दैट प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है, टू बी डन यूनिफॉर्म लॉजिकली, बिल्कुल सही बात है, परमिट मैनेजमेंट एंड फोर्सेस क्विकली इम्पैक्ट ऑफ द वेरिएशन फ्रॉम द प्लान, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये तीनों ही ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड CPM कॉस्ट पर माइल्स है ना, कॉस्ट पर माइलेज या कॉस्ट पर मार्जिन मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द टेक्निक्स टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट स्टेटस, नहीं। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, नहीं। चार्ट्स विच इंक्रीज द एसर्टिक एप्रिसिएंस ऑफ द रूम्स, नहीं। एड्स टू डिसीजन मेकर, ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकर को मदद करते हैं। एड माने क्या होता है, एड माने होता है मदद, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। PERT is नंबर 1 एनालिटिकल टूल। PERT क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, नोट कर लीजिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो ये क्या है, एक एनालिटिकल टूल है, एक लिमिट ऑफ इवेंट ओरिएंट, बिल्कुल पहला वाला तो ठीक है, दूसरा है लिमिट ऑफ इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम, बिल्कुल सही बात है। यूज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है, तीनों सही हैं एकदम,
ठीक है। तो PRT क्या है, ये तीनों चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दी एबव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें जितने भी मैंने चीज़ों को डिस्कस किया है वो आपको समझ में आई होंगी, है ना। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका पूरा मदद करने वाला हूँ। ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो सुनने में आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप सुनने में आ रहे हैं, तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।